और एक बहुत शब्द चला था सर्टिफिकेट वाला सांसद। तो ये सर्टिफिकेट वाला सांसद कैंसर सर्जन बने, तो ऐसी क्या वजह थी जो आपने राजनीति में? नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, शायद ये दो महापुरुष अगर न होते तो ये किसान का बेटा मैं कह सकता हूँ कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। इटावा की एक घटना है जिसमें जो यादव समाज के कथावाचक थे उनका सर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाई गई और यहाँ तक कि जो सुनने में आया कि उनके ऊपर मूत्रांजल भी किया गया। तो इस घटना को आप कैसे देखते? सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की बनेगी और मेरे जैसे तमाम गरीब परिवार के बच्चे फिर से शिक्षा के माध्यम से बुलंदियों पर पहुंचने का काम करेंगे, इसलिए हमने राजनीति का माध्यम चुनने का। नमस्कार, मैं आशीष कुमार, आप सभी का स्वागत है युवा धर्म संवाद में। और आज के पॉडकास्ट वीडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन हैं और फर्रुखाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार थे। तो सर मैं चाहूंगा सबसे पहले डॉक्टर साहब आप अपने बारे में कुछ हल्का संक्षिप्त परिचय। आशीष जी आपको नमस्कार और धन्यवाद। इतनी बड़ी जर्नी तय करके आप गाजियाबाद से लखनऊ में आने का काम किया है और मेरा तो मन ये था कि मैं खुद ही वहां आ जाता, इसी बहाने दिल्ली घूम लिया जाता लेकिन फिर भी आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपका युवा धर्म संवाद जो चैनल है उसके चलते जितने भी आपके व्यूअर हैं और जहां तक आपकी रीच पहुंचे उन सभी को नमस्कार। और मैं हूं डॉक्टर नवल किशोर साक्य। जैसा कि भैया ने पूछा कि आप डॉक्टर साहब अपने बारे में बताओ, तो मेरा परिचय ये है कि बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा, जिसके माँ बाप तथागत भगवान गौतम बुद्ध में अपार आस्था रखते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से और साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से बिल्कुल गांव से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं निकला, आगरा में पढ़ाई हुआ और आगरा के बाद में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंचने का काम किया। जर्नी बड़ा स्ट्रगलफुल रही, लेकिन मैं अपने आप को जब देखता था, जब कभी दुखी होता था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर लेता था। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है वो विक्रमपुर मैनपुरी में हुआ है, परवरिश सिरपुरा और गंडुलवारा एचएन इंटर कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर हम आरबीएस कॉलेज आगरा पढ़ने का काम किया और उसके बाद फिर मेरा एमबीबीएस सेरा मेडिकल कॉलेज से और हमने एमएस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से और उसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में मैंने एसआरशिप किया। अमेरिका से ब्रेस्ट कैंसर में मैंने फेलोशिप किया। तो और आज मैं लखनऊ में हूँ। तो हम कह सकते हैं कि गांव से मेरी शुरुआत हुई और कासगंज में हमारी परवरिश हुई और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर से हम फर्रुखाबाद और कायमगंज में पहुंचने का काम किए। तो बेसिकली मैं फर्रुखाबाद, कायमगंज और आज की डेट में लखनऊ का निवासी हूँ। जी, तो सवाल ये है कि सर डॉक्टर साहब आपने देखा है कि इतने गरीब परिवार से आप पढ़ के एक ख्याति पाके अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन बने, तो ऐसी क्या वजह थी जो आपने राजनीति में कदम रखा? राजनीति में जाने का सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि जहां मेरी पढ़ाई, खासकर मैंने एमबीबीएस एरा मेडिकल कॉलेज से किया, मेरी पढ़ाई के दौरान श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था की और आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट था वो सामाजिक आधार पे लोगों में जो असमानता थी उसको खत्म करने का था। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये दोनों मेरे लिए भगवान की तरह थे, क्योंकि मेरे घर पे तो इतना पैसा था नहीं, मेरे माँ बाप के पास इतनी फीस भी नहीं थी कि वो मेरी एमबीबीएस की फीस जमा कर सकते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके शरणों में नतमस्तक हूँ श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। शायद ये दो महापुरुष अगर न होते तो एक किसान का बेटा मैं कह सकता हूँ कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता था।
क्योंकि एमबीबीएस में जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उस आरक्षण के दम पे मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। और जब एमबीबीएस में एडमिशन हुआ तो एडमिशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे सामने थी वो इस बात की थी कि मैं फीस कैसे अपनी जमा करूं। मैं आपको बताऊं कि मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में 1999 में भी हुआ और घर पे इतना फीस नहीं था। उस समय एरा मेडिकल कॉलेज की फीस 30,000 रुपए हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि घर पे 30,000 रुपए नहीं थे, लिहाजा मैंने अपने माँ बाप से ये कहा कि मैं 1 साल और तैयारी करूंगा तो अगले साल मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचने का काम करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2000 में नहीं हुआ और फिर 2001 में फिर मेरा सिलेक्शन होने का काम हुआ और फीस की फिर भी बड़ी समस्या थी। लेकिन श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के दौरान ये व्यवस्था थी कि जो भी बच्चा एमबीबीएस में पढ़ेगा उसके लिए पैसे की व्यवस्था बैंक दिया करती थी और जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में एजुकेशन लोन मिला करता था। बिल्कुल। उस समय फीस इतनी कम थी और लोन बहुत ज्यादा था। फीस मेरी उस समय 90,000 1 साल की थी और प्रदेश में पढ़ने के लिए उस समय 7.5 लाख मिलता था और विदेश जाने के लिए तकरीबन 10 लाख या 15 लाख मिला करता था। लेकिन आज का दौर देखिए, आज का दौर 1 साल की एमबीबीएस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस तकरीबन 21 से 25 लाख रुपया है। बिल्कुल। 5 साल की फीस तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा हो गई और लोन मुझे नहीं लगता कि 1.25 करोड़ की लोन लेने के बाद कोई भी गरीब और साधारण परिवार का बच्चा लोन चुकाने का काम करे। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि मेरे जैसे तमाम गरीब परिवार के बच्चे जो सोचते हैं डॉक्टर नवल किशोर जैसे डॉक्टर बन जाएं या हमसे भी बड़े डॉक्टर बन जाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचने का काम करें, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंचने का काम करें, आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने का काम करें। लेकिन आज के दौर में चाहे बात मैं एमबीबीएस की करूं, चाहे मैं आईआईटी कॉलेज की बात करूं, चाहे मैं आईआईएम की बात करूं, आईआईएम की फीस जब हम लोग पढ़ा करते थे 2000 हुआ करती थी, आज शायद 20 से 22 लाख हो गई है। वही इंजीनियरिंग कॉलेज और वही मेडिकल इंस्टीट्यूट का हाल ये हो गया है। तो मेरे मन में विचार ये आया कि क्यों ना हम उस सरकार का हिस्सा बने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत दी, उसका हिस्सा बने और उसकी पॉलिसी फिर गांव के लोगों तक इम्प्लीमेंट करने का काम करें। और इस आइडियोलॉजी को जब मैंने देखा तो इस आइडियोलॉजी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल फिट बैठते थे। जो सोचो 2012 में जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में आज से तकरीबन 13 साल पहले जहां शहरों और महानगरों के बच्चे लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ने का काम किया करते थे, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में गांव के बच्चों को गरीब बच्चों लैपटॉप और कंप्यूटर देकर महानगरों से जैसी शिक्षा देने का काम किया। बिल्कुल। और आदरणीय अखिलेश यादव जी सहायक भी हैं, तो इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे छोटे से राजनीतिक कार्यकाल में जहां हमने समाज सेवा को अपना हथियार माना, कायमगंज जैसी जगह पर मैं चाहता तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन के काम कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन कायमगंज जैसी जगह पर हमने लोगों के दिल जीतने का काम किया और वहां पर अस्पताल करके चूंकि मैं डॉक्टर हूं, एक समाज सेवा का इससे बेहतर कोई साधन नहीं हो सकता। मेरी समाज सेवा को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2024 में हमें टिकट देने का काम किया। और ये अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, मुझे याद है कि हम लोग 4700 वोट से जीत गए थे। बिल्कुल। लेकिन जिनकी मंशा गरीबों को सताने की है, शिक्षा को बर्बाद करने की है, बैकवर्ड और एससी को हमेशा अपमानित करने की है, उन लोगों ने हमें भी अपमानित करने का काम किया और हम लोग सांसद फरकावाद से नहीं बन पाए। लेकिन भविष्य में मुझे पूरा भरोसा है कि परिवर्तन होगा और जिस उम्मीद और विश्वास से हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की बनेगी
और मेरे जैसे तमाम गरीब परिवार के बच्चे फिर से शिक्षा के माध्यम से बुलंदियों पर पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए हमने राजनीति का माध्यम चुनने का काम किया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे फर्रुखाबाद सीट के अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो बहुत जोरदार चुनाव प्रचार था और अच्छे उम्मीद भी थी कि आप 100% जीतेंगे। और वहां लेकिन पॉइंट ये है कि भले ही आपने सीट नहीं जीती, लेकिन जनता का जो दिल है वो आपने जीता। इसी में मुझे एक शेर याद आता है कि अपनी जीत पर मत कर गुमान ए बेखबर, अपनी जीत पर मत कर गुमान ए बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा शहर में हमारी हार के चर्चे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो चर्चा है शहर में, जो जनता के असली सांसद हैं वो आप ही हैं। और एक बहुत शब्द चला था सर्टिफिकेट वाला सांसद, तो ये सर्टिफिकेट वाला सांसद क्या है? सर्टिफिकेट वाले सांसद वो इतना चिढ़े हुए थे, तो मैंने उनसे यही कहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा कि सर्टिफिकेट के सांसद हैं, और उन्होंने हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, तो मैंने तो उनसे यही कहा था कि हमने कहा बगैर सर्टिफिकेट के कौन सांसद बन जाता है। बिल्कुल। और आपको जब सर्टिफिकेट मिल गया है तो इतनी बेचैनी में आपको क्यों है? और दूसरा, कई तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाने का काम किया, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा काम करने का तरीका, और चाहे वो डॉक्टरी का प्रोफेशन हो चाहे वो राजनीति का प्रोफेशन, मैं तो दोनों को एक तरह से ही देखता हूँ। बिल्कुल। जहाँ डॉक्टरी के माध्यम से हम लोगों का इलाज करने का काम करते हैं, वहीं राजनीति के माध्यम से हम लोगों की एक मास में, एक बल्क में हम उनकी मदद करने का काम करते हैं। सपोज करिए मैं जहाँ कैंसर का डॉक्टर हूँ, आज मैं कैंसर के मरीजों का इलाज करता हूं, उनके ऑपरेशन करके उनको ठीक करता हूं। बिल्कुल। अगर मैं एज ए सरकार का अगर मैं हिस्सा होता तो मुझे लगता है कि कैंसर को हम पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं कि राजनीति और जो मेरा डॉक्टरी का प्रोफेशन है, दोनों समान ही है। बिल्कुल। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि जो राजनीति का जो माध्यम है वो लोगों को बल्क में लोगों की मदद करने का माध्यम है। बिल्कुल। सवाल ये है कि आप डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन, यानी डॉक्टर साहब से आपने ख्याति प्राप्त की और डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट होकर समाज सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस अनुभव को आपने राजनीति में कैसे डाला? वहां पर क्या आपको सीखने मिला कि ऐसे यहाँ के जो अनुभव हैं वो कहाँ तक आपकी हेल्प करवाए हैं राजनीति में? नहीं, मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो रात में कुछ पेशेंट आया करते थे लावारिस, जिनको पुलिस लाया करती थी और लाके ट्रॉमा सेंटर में छोड़ जाते थे। उन मरीजों की सेवा उनके घर परिवार का सदस्य की तरह हम लोग किया करते थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने अपरिचित लोगों की, जिनका कोई नहीं था, लावारिस थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जिनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी सेवा उस समय करने का काम किया, तो मैं कह सकता हूं कि वही सेम चीज हमने यहाँ इंप्लीमेंट की है। और राजनीति में, और राजनीति में सबसे बड़ी चीज है कि समाज सेवा, और समाज सेवा में सबसे बड़ा हथियार हमारे पास डॉक्टरी का प्रोफेशन है। तमाम ऐसे मरीज, चाहे वो हमारे कायमगंज के हॉस्पिटल में हो चाहे यहाँ के हॉस्पिटल में हो, अगर चाहो तो ऊपर देख लेना, जिनका कोई नहीं है, जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं है, उनको लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल अपनी तरफ से पूरी मदद करता है, पूरा ऑपरेशन फ्री, पूरी दवाई फ्री, और घर पे जाएंगे तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो समाज सेवा, हमारी जो प्रोफेशन की थी, वो लोगों को बहुत अच्छी लगी और उससे प्रभावित होके हमारी पॉपुलरिटी बनी। पॉपुलरिटी से बन के बहुत सारी चीज, जैसे कि अभी 2024 की बात करूं तो 2024 में जिस तरह से देश में माहौल था, एक माहौल था कि इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वो बदल जाएगा और देश में भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति का संविधान लागू करने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, पीडीए का जो नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, और पीडीए में मैं फिट बैठता था, हमने समाज सेवा को हथियार समझा था, और वही हम लोगों को 2024 में आशीर्वाद मिला।
जैसा कि आपने भी चर्चा की कि संविधान को हटा के मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। अगर हाल ही फिलहाल में अगर हम कुछ घटनाओं का जिक्र करें तो जैसे इटावा की एक घटना है जिसमें जो यादव समाज के कथावाचक थे उनका सर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाई गई और यहाँ तक कि जो सुनने में आया कि उनके ऊपर मूत्रांजल भी किया गया। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं और ये कभी भी हमें और आपको सम्मान नहीं दे सकते। अगर बात मैं इतिहास की करूं तो 2018 में इस भारत देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, बिल्कुल, वो जब जगन्नाथ मंदिर पुरी में गए तो उन्हें रोक दिया गया था। तो उनको रोकने का काम यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। बात अभी अगर करंट की जाए तो फैजाबाद स्थित अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में वर्तमान की राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को इनॉग्रेशन कार्यक्रम में न बुलाकर ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े और दलित समाज के लोगों का कभी सम्मान नहीं कर सकते। बिल्कुल। और साथ में मैं तो कहूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, जो सोचो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े और आज की डेट में करोड़ों युवाओं की चाहत है, भले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन जो पूरे भारत देश में जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो 5 नंबर कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से छिड़काने का काम किया। बिल्कुल। तो ये बता रहे हैं कि जो सोच है वो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो घटना अभी हुई है हमारी जो इटावा में, ये इतनी निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। और इन सारी घटनाओं से हमारे पिछले पीढ़ी समाज को हमको उसको ध्यान में रखना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। अभी एक घटना का और जिक्र हुआ है हाल ही में, जो घटना है जहां तक मुझे याद है कुदरकोट की। वहां पर क्या किया गया, एक शाक्य समाज का लड़का था जिसने, कुछ यादव समाज के बच्चे थे, लड़के थे जो स्विमिंग पूल में अभद्रता कर रहे थे महिलाओं के साथ। अब उस पे शाक्य समाज का लड़का था, उसने उस पर रोका। जब रोका तो उस युवक को बुरी तरीके से पीटा गया। तो इस घटना से कहीं ना कहीं आप इस पे आपके विचार क्या हैं? आपको लगता है कि घटना जो है वो हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगी? नहीं, मैं तो इस घटना के बारे में यही कहूंगा, जो किया है वो गलत किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह की कोई घटना हो सकता है उनका आपसी कोई विवाद हो, बिल्कुल, या हो सकता है कि उनकी जो मानसिकता हो वो पीडीओ मानसिकता ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हो, सामंतवादी मानसिकता हो। बिल्कुल। उस मानसिकता के तहत ऐसा किया गया है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जो भी घटना है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इससे बाकी लोगों को सीख लेना चाहिए। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीओ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जहां अगर 2024 की बात किया जाए तो 6 टिकट आपके समाज को देने का काम किया। बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ नहीं और 6 में 4 आज की डेट में सांसद में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। इतना टिकट तो उन्होंने अपने यादव समाज को नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के मन में इस तरह का नहीं है। और जो घटना इस तरह की जो बता रहे हैं आप, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं अपील भी करता हूं कि आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि राजनीति ने ऐसा क्या आपको सिखाया, जो अभी तक सीख दी, जो आपने डॉक्टर की प्रैक्टिस के दौरान नहीं सीख पाया? ऐसा कोई अनुभव जो आपको राजनीति से सीखने को मिला? राजनीति की कहानी है, इसका नाम ही है कि राज। इसकी जो नीति है, हम जबड़ा करते हैं, जबड़े का ऑपरेशन करते हैं तो हमें पता है कहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन मिलेगी, कहाँ फेशियल आर्टरी बांधना है, कहाँ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स मिलेगी, कहाँ पर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होगी। ठीक है, लेकिन राजनीति में सब उल्टा पुल्टा है। राजनीति में जो चीज सोचो उसका उल्टा होना है। तो मैं कह सकता हूं कि
अगर मैं ये सारी चीज बता दूंगा कि आपने क्या सीखा तो वो हमारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए राज को राज ही रहने दो। हाँ, ये मैं तो कहना चाहूंगा। पीछे रहने दो सीक्रेट को। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने फर्रुखाबाद सीट पे चुनाव लड़ा और वहां से आप पूरी तरीके से एक तरह की जीत भी आपने ही हासिल की है, वो अलग बात है कि किसी तरीके से उनको जिताया गया, लेकिन अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आपकी उस सीट पर आगे की तैयारी क्या होगी कि जो फ्यूचर में इस तरीके की वहां पे जो घटना हुई वो ना हो? एक चुनाव लड़ने के बाद मेरी पहले प्रबल इच्छा थी कि मुझे चुनाव लड़ने को मिले, लेकिन जहां आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के सारे लोग, मैं किसी यादवों के कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग कहते हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव जिंदाबाद, वो भूल जाते हैं कि मैं साखी हूं। ठीक है, पाल समाज के लोग कहते हैं डॉक्टर नवल किशोर पाल जिंदाबाद। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए राजनीति का जो पद की बात कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ना, ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज पार्टी को मजबूत करने का, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं पार्टी को बड़ी मजबूती से मजबूत करने का काम कर रहा हूं और करूंगा भी। अगला ये कि अगर मान लीजिए कि आप फ्यूचर में, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप सांसद बनेंगे, हाँ, तो स्वास्थ्य, भारत देश में स्वास्थ्य संबंधी जो नीति है उसमें कौन कौन सी ऐसी कमी है जो आपको नजर आती है, जो प्रमुख हो? स्वास्थ्य में मैं बताना चाहूँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया, मैं मेडिकल ऑफिसर था, तो अगर स्वास्थ्य के बारे में मैं चर्चा करने लगूं तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ध्वस्त है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जहां हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल। जो गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिन पीएचसी पर डॉक्टर्स तैनात हैं तो सिस्टर नहीं है, सिस्टर तैनात हैं तो वहां स्वीपर नहीं है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी है, बहुत सारी पीएचसी ऐसी हैं जहां की पीएचसीओ का संचालन वहां के पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं। तो जहां गांव के मरीज को एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और प्राइमरी स्तर पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। एक गांव में कहावत थी कि हर बहेड़ा आमला, मेरी बात समझ रहे हैं? जो गांव में देसी डॉक्टर हुआ करते, चाहे वो कोलेरा का मरीज आ जाए, चाहे वो टाइफाइड का मरीज आ जाए, चाहे वो पेन एंड एब्डोमेन का मरीज आ जाए, चाहे कोई मस्कुलर पेन हो, वो 3 टैबलेट उठा के दे दी जाती है। यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की है। बिल्कुल, ये तो आज भी देखने को मिलता है। तो सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि आपके जैसे और भी ऐसे डॉक्टर हैं देश में, क्या उनको भी राजनीति में आना चाहिए, या अलग प्रोफेशन के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको राजनीति में आनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर जी कहा करते थे युवाओं को राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। सदैव नेताजी भी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी को युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि अगर अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में नहीं आएंगे तो गैर पढ़े लिखे व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्तियों पर शासन करने का काम करेंगे। बिल्कुल। और गलत को सही कराने का काम करेंगे। इसलिए मैं तो युवाओं से कहता हूं कि जो युवा राजनीति में आने चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि अगर देश की बात करी जाए, देश, पूरे भारत देश की पार्टियों की अगर बात करी जाए, तो सबसे युवा पार्टी अगर कोई प्रदेश की पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे युवा है। बिल्कुल। इसलिए युवाओं को जरूर आना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जितना जरूरी खाना है शरीर के लिए, उससे ज्यादा जरूरी राजनीति। बिल्कुल। सवाल ये है कि आप जब राजनीति में गए और आप हॉस्पिटल में भी सेवा दे रहे हैं, सीधा समाज सेवा करते हैं, तो सबसे बड़ी ऐसी चुनौती कौन सी थी जिसमें आपने डॉक्टर साहब से सीधे राजनीति का सफर तय किया? तो कोई ना कोई चुनौती जरूर आएगी। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी आपके लिए? मुझे तो नहीं लगता मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज रहा। मैं कह सकता हूं कि मैंने जो भी काम करता हूं, मैं जो भी काम करता हूं पूरी शिद्दत से करता हूं, बिल्कुल पूरी लगन से करता हूं, पूरी मेहनत से करता हूं। और ये कहा जाता है कि किसी भी काम को अगर करने के लिए पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत अगर लगा दी जाएगी
तो उसके आगे कायनात भी झुक जाती है। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए मुझे कोई चैलेंज नहीं लगा। तो भविष्य में क्या आपकी प्लानिंग है चुनाव लड़ने की? भविष्य में मेरी प्लानिंग है कि मेरे जैसे तमाम गरीब, पिछड़े और साधारण परिवार के बच्चे, इनको बेटर कैसे डेवलप किया जाए, इनके लिए बेटर कैसी पॉलिसी बनाई जाए, तो उसके लिए राजनीति जरूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश में परिवर्तन 2027 में होगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से गरीबों को उनका हक और अधिकार मिलने का काम होगा। बिल्कुल। चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे 3 प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होंगी? अभी चुनाव जीते ही नहीं है तो प्राथमिकता क्या होंगी? प्राथमिकता तो बता दी मैंने। प्राथमिकता जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनकी इच्छा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत की, जिनकी इच्छा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी के सपनों के भारत की, मुझे लगता है कि उनको अगर उनको बच्चों को एजुकेशन, गरीबी लेवल पर जो एजुकेशन में दिया जाए, एजुकेशन के द्वारा आगे बढ़ने का काम होगा। वही मेरी प्रबल इच्छा है कि राजनीति के द्वारा गरीब बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाए ताकि एक स्वच्छ उत्तर प्रदेश के साथ स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके। आप एजुकेशन में बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, परंतु अगर हाल के फिलहाल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगभग 27,000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इस घटना को मैं तो यही कहूंगा, ये मैंने पहले ही बताया कि ये सरकार पिछड़े, गरीब विरोधी सरकार है और इस सरकार को शिक्षा से कोई लेना जाना नहीं है। दुर्भाग्य तो ये हो रहा है कि मैं अभी फेसबुक पर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को गोबर की पैंट से पेंट किया जाएगा। कितनी सोचने की बात है। आज अमेरिका जैसा देश अपने सैटेलाइट भेज रहा है, अभी कुछ अपने सैटेलाइट जिस जगह से भेज रहा है और उसी जगह पर फिर से वापस आने का काम कर रहा है। अभी सुनीता विलियम्स को देखा होगा। बिल्कुल ठीक है। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और कुछ सुपरसोनिक सोचो कि विमान इतने तेज बनने वाले हैं कि जो रास्ता आज इंडिया से अगर यूएस जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो 8 घंटा लगता है, और यूएस जाएंगे तो करीब 16 से 19 घंटा लगता है। वो रास्ता 2 घंटे में कवर करने के लिए प्लानिंग दूसरे देश कर रहे हैं। चाइना जैसे देश कितना आगे बढ़ गए। ये मोबाइल जो आप देख रहे हो ये कहाँ की देन है? सब कितने डेवलपमेंट है, चाइना का है ना सब पूरा का पूरा। और ऐसे इस आधुनिकता के दौर पर जहां लोग उपग्रह पर रहने की सोच रहे हैं मंगल ग्रह पर कैसे रहा जाए, और उत्तर प्रदेश के लोग कहें कि वो गोबर से हमारे विद्यालय पढ़ाए जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। परंतु एक चीज ये भी तो देखने को मिलती है, जब से अगर देखा जाए 2014 से जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं धर्म में बहुत ज्यादा लिप्त होता चला जा रहा है। इसको वापस कैसे लाया जाए उस मार्ग से? सो वैसे घर में देखो तो लोगों ने अब टीवी देखना बंद कर दिया है। जो भी चैनल खोलेंगे सुबह पूजा, दिन में पूजा, रात में पूजा। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, और अखबार वाले और टीवी वाले दिखा रहे कि वो जो भगवत गीता है वो नहीं जली, सारे लोग जल गए। मेरा सवाल भगवत गीता में मान्यता के लोगों से है, वो कैसी भगवत गीता है जो पुरुषों को मार देने का काम कर देती है और खुद बच जाती है। मुझे तो खुशी इस बात की होती वो भगवत गीता अगर जल जाती और हमारे जो भाई थे जो प्लेन में 242 वो बच जाते, तो सही मायने में उस भगवत गीता की मैं जीवन भर पूजा करने का काम करता हूं। बिल्कुल। तो इस देश में जो मनगढ़ंत चीजें हैं उनको हाईलाइट ज्यादा किया जाएगा और जो काम की चीजें हैं उनको दबाने का काम किया जाएगा। इसलिए लोगों ने अपने घरों में टीवी देखना बंद कर दिया है, न्यूज देखना बंद कर दिया है। आज लोग सबसे ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे ज्यादा भरोसा करने लगे। ठीक है।
तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पोंगापंथी वाली चीजें ना मुझे पसंद है। और मैं तो यही कहूंगा कि मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बाबा भीमराव अंबेडकर जी में मेरी अपार आस्था है। तो इनके बनाए इनके सपनों के भारत को बनाने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करने का काम करें। अंतिम सवाल ये है कि जो युवा है उस युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि अपनी सोच को बड़ा बनाने का काम करें। मैं जब आगरा में पढ़ा करता था तो इस देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब का 26 जनवरी को भाषण जरूर सुना करता था। और आज मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि बड़ा सोचने के लिए आपको किसी भी साहूकार से परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी साहूकार के से आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सोच आप बड़ी रखोगे तो वो उसी के आधार पर आपका प्लानिंग होगा। और मुझे लगता है कि हमने सोच लिया था कि मुझे पहले एमबीबीएस बनना है। हमारा पहले बीडीएस में हुआ, बीएमएस में हुआ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं या तो एमबीबीएस करूंगा या चप्पल चटका लूंगा, लेकिन करूंगा तो एमबीबीएस। तो मैंने एमबीबीएस किया और उसके बाद सोचा कि एमएस करूंगा, तो फिर एमएस किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा, वो पहले से हमारा प्लानिंग था कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने जैसी प्लानिंग की उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाई और स्ट्रेटजी के कारण फिर हमें वैसा मौका मिला। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मेरी एक ही लाइन है कि वो बड़ा से बड़ा जितना सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचें, उतना सोचने का काम करें और उसी के अकॉर्डिंग अगर प्लानिंग और स्ट्रेटजी अच्छी बनाने का काम करेंगे तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिलने का काम करेंगे। अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल भी सुन के फिर से मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना कमेंट जरूर दें और इस वीडियो को बताएं कि आपको कैसा लगे विचार। और जहां तक आपकी बात है, मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर जी, इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध एवं श्रद्धेय नेताजी से आप बहुत प्रभावित हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवा धर्म संवाद के जितने भी ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।